यूपी चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी ने एक बार फिर से राम मंदिर का राग छेड़ दिया है। यूपी चुनाव सिर पर है और बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को एक बार फिर से भुनाने में जुट गई है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है। राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे। कटियार ने कहा कि समाजवादी पार्टी दादरी और कैराना जैसे मुद्दों पर खामोश है और बीजेपी पर हमले कर रही है, लेकिन बीजेपी यूपी के विकास के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की बात कर रही है। यही नहीं, बीजेपी यूपी में भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे भी कर रही है। अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विनय कटियार ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है और यूपी में असल विकास की बात केवल बीजेपी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग से की शिकायत, रखी यूपी सरकार के बड़े अधिकारियों को हटाने की मांग। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, मुख्तार अब्बास नकवी और निर्मला सीतारमण ने चुनाव आयोग से मिलकर उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। बीजेपी के तमाम नेताओं ने मांग की कि वहां पर डीजीपी जावेद अहमद को हटाया जाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके रहते हुए उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां के अधिकारी, पुलिस ऑफिसर सरकार को मदद पहुंचा रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर ऐसे अधिकारियों को अभी तक हटाया नहीं गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं और उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्य शिकायत रामपुर के डीएम के खिलाफ रही, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि वो सरकार की मदद कर रहे हैं। गोवा और पंजाब में हुई वोटिंग के बाद अब सभी पार्टियों के बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हालांकि इस प्रचार के बीच चुनाव आयोग के पास भी शिकायतों का अंबार लग गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी के चुनावी महासमर में उतरेंगे मुलायम सिंह यादव, कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए करूंगा चुनाव प्रचार। जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, मुलायम सिंह यादव अपने बयान से लगातार पलटते जा रहे हैं। मुलायम सिंह ने यू टर्न लेते हुए आज कहा कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ही यूपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक सवाल के जवाब में मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि शिवपाल यादव अखिलेश से नाराज नहीं है। सबसे पहले मैं जसवंत नगर में शिवपाल यादव के लिए प्रचार करूंगा और उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए प्रचार करूंगा। देर से ही सही, यूपी के चुनावी महासमर के लिए मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब देखना यह है कि मुलायम सिंह का आशीर्वाद क्या साइकिल को चुनावी बैतरणी पार करा पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। राष्ट्रीय लोकदल ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में एक तरफ जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी मांग हाईकोर्ट की बेंच देने का वादा किया है, वहीं इस घोषणा पत्र में किसानों के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं की गई। नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का मैनिफेस्टो जारी किया। उनके साथ पार्टी महासचिव जयंत चौधरी भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में एक तरफ जहां किसानों पर खास फोकस रखा गया है, उसमें किसान आयोग बनाने, राज्य में कृषि बजट बनाने, सरकार बनने पर 14 दिनों में गन्ने का बकाया भुगतान कराने का वादा किया है। साथ ही 100 दिन में सरकारी महकमों में नौकरियां बढ़ाने और एम्स जैसे सरकारी अस्पताल बनाने का भी वादा है। इन विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रही है। ऐसे में वादे तो बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन एक वादा 33% महिला आरक्षण का भी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या टिकट बंटवारे में इस 33% का पालन किया गया है? वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज नेशन। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ओ पन्नीरसेल्वम को कार्यभार संभालने को कहा। तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और उनके मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। रविवार को ओ पन्नीरसेल्वम ने निजी कारण बताते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और विधायक दल की बैठक हुई।
विधायक दल की बैठक में वीके शशिकला को विधायक दल का नेता चुना गया। इस हफ्ते के अंदर वीके शशिकला मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने की उम्मीद है। राज्यपाल विद्यासागर राव ने ओ पन्नीरसेल्वम और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कार्यभार संभालने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेल्थ केस में फैसला तैयार है और 1 हफ्ते में फैसला सुनाया जाएगा। अब आखिर देखना ये होगा कि क्या वीके शशिकला के सामने इस फैसले के बाद आगे मुसीबतें खड़ी होंगी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। कर्नाटक के मैसूरू में कांग्रेस के विधायक एमटी सोमशेखर पर फूटा लोगों का गुस्सा। कृष्णराज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सोमशेखर रविवार शाम को मैसूरू के अशोकपुरम में आयोजित भारत बागी विधाता कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और जनता के लिए कोई काम न करने का आरोप लगाया। विधायक और मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लोग विधायक वापस जाओ के नारे लगाते रहे। लोगों का गुस्सा देखकर विधायक सोमशेखर ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। एक तरफ 3 तलाक के मामले को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, तो वहीं कानून आयोग की रिपोर्ट में भी महिलाओं ने अपना विरोध जाहिर किया है। दरअसल कानून आयोग ने 3 तलाक के मसले पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की प्रतिक्रिया सार्वजनिक की है। आयोग के प्रमुख जस्टिस BS चौहान का कहना है कि समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम संगठनों ने 3 तलाक का विरोध किया है। कानून आयोग ने इस मसले पर बीते साल अक्टूबर में अलग अलग धर्म के लोगों की राय मांगी थी। इसके लिए बकायदा प्रश्नावली भी जारी की गई थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 3 तलाक के मामले पर चुनाव के बाद केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट तूफी खान के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। 1 अप्रैल के बाद अगर आप 3 लाख से ज्यादा का कैश लेते हैं तो इसके एवज में आपको भारी जुर्माना देना होगा। जी हां, काले धन को रोकने की दिशा में सरकार का ये नया कदम है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है कि इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। जो व्यक्ति 3 लाख से ज्यादा की राशि कैश में मंजूर करेगा, उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना उस व्यक्ति को देना होगा जो इस कैश को मंजूर करेगा। अगर 3 लाख से ऊपर का कोई भी कैश ट्रांजैक्शन किया जाएगा, जो भी व्यक्ति लेगा उसको उतने अमाउंट की ही हम पेनल्टी लगाएंगे, 100% ऑफ दैट अमाउंट। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह भी कहा कि यदि आप कैश में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो ऐसी सूरत में दुकानदार को यह जुर्माना देना होगा। सरकार का मानना है कि नोटबंदी के बाद खातों में काफी मात्रा में काला धन आया है और वो भविष्य में भी इसका सृजन रोकना चाहती है। 3 लाख से ज्यादा के कैश लेने पर जुर्माना लगाकर सरकार दरअसल बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर निगाह रखना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड रखा जाएगा। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने एनडीएमसी के सामने रखा था प्रस्ताव। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी सांसद और एनडीएमसी सदस्य मीनाक्षी लेखी ने ये प्रस्ताव रखा है कि डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड किया जाए। मीनाक्षी लेखी ने ये दलील दी है कि मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। वो कला और संगीत के बड़े जानकार थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस दिल्ली में ली, इसलिए डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड किया जाए। लेकिन इस मामले में विवाद भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट के विधायक और एनडीएमसी सदस्य कमांडो सुरेंद्र सिंह ने इसका विरोध किया है। सुरेंद्र सिंह के मुताबिक एनडीएमसी रोड का नाम बदलना ही है तो महाराजा सूरजमल रखा जाना चाहिए। इसके पहले 7 रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया था और औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रखा गया था। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जम्मू के सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर आज पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई, जिसका BSF के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया।
पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग 8:40 पर हुई, जब उन्होंने बीएसएफ के एक माउंट पर फायर किया। पाकिस्तान की इस फायरिंग का बीएसएफ ने भी तुरंत जवाब दिया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान पाकिस्तान ने बीएसएफ पर मोर्टार दागना भी शुरू कर दिया, जिसके जवाब में बीएसएफ ने भी मोर्टार से ही जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से ये फायरिंग काफी देर तक चलती रही। फायरिंग के दौरान बॉर्डर से सटे गांव के लोग काफी दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए घरों के अंदर छुप गए। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं, जिन्हें पूरी तरह से बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू। सर्जिकल स्ट्राइक और सीमा पर बढ़ते तनाव के चलते भारत ने अपनी युद्ध सामग्री को मजबूत करने के लिए उठाए कड़े कदम। पिछले 3 महीनों में किए गए 20,000 करोड़ के इमरजेंसी समझौते। सीमा पर तनाव और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने सुरक्षा के लिए अपने रक्षा उपकरणों और युद्ध सामग्री को ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से पिछले 3 महीनों में युद्ध सामग्री से जुड़े 20,000 करोड़ के इमरजेंसी समझौते किए गए, ताकि युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए सेना को तुरंत तैयार किया जा सके। जाहिर है भारत का ये कदम पड़ोसी देशों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में सफाई के दौरान विस्फोटकों से भरे बक्से मिलने से मचा हड़कंप। लाल किले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुओं की सफाई का काम करवा रहा था। सफाई के दौरान एक कुएं से रविवार शाम करीब 6:30 बजे मजदूरों को कुछ बक्से मिले। जांच में पता चला कि इन बक्सों में विस्फोटक हैं। मौके पर मौजूद एएसआई और सीआईएसएफ की टीम ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। लाल किले पहुंची पुलिस ने आर्मी और एनएसजी को इस बारे में जानकारी दी। लाल किले पहुंचकर एनएसजी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इन विस्फोटकों को अपने कब्जे में लेकर डिफ्यूज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। विस्फोटक किस तरह के हैं, इसकी जांच की जा रही है। मामले की जानकारी गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है। लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पूरे साल ही लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहती है। ऐसे में लाल किले से विस्फोटकों के मिलने की घटना को एजेंसीज ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर ये विस्फोटक यहाँ कैसे पहुँचे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मुंगेर में पकड़ा गया हथियारों का बड़ा जखीरा। मुंगेर पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 160 पिस्टल और 160 बैरल के साथ 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ और मुंगेर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हथियारों का जखीरा सड़क मार्ग से मुंगेर लाया जा रहा है। इस सूचना पर मुंगेर के प्रमुख मार्गों पर वाहन चेकिंग सघन रूप से आरंभ कर दिया गया। इसी दरमियान बरियारपुर थाना क्षेत्र के घोरघुट पुल के पास एक ब्लू कलर की कार WB024056 से 160 पिस्टल जो अर्धनिर्मित थे और 160 बैरल बरामद किए गए। इनके साथ 2 लोग जितेंद्र कुमार पंडित और संजय मंडल भी गिरफ्तार किए गए। झारखंड के साहिबगंज जिला के तिलझरिया से हथियार मुंगेर लाया जा रहा था। जिस कार से हथियार बरामद हुई उस कार के डिक्की के अंदर तथा पीछे वाली सीट के अंदर अलग चेंबर बनाकर खुफिया तरीके से तहखाना बनाया गया था। अवैध हथियारों के कारण बिहार का मुंगेर जिला पहले से देश भर में जाना जाता रहा है। यहाँ पर आधुनिक से आधुनिक हथियार कम कीमत पर मिल जाते हैं और इस घटना के बाद एक बार फिर से प्रशासन चौकस। अब नज़र हथियार तस्करों पर और कोशिश इस पूरे गिरोह के भंडाफोड़ करने की। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। रुड़की से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट नवजात के रोने से गुस्साकर वहाँ के अटेंडेंट ने उसका पैर तोड़ दिया। रुड़की में 26 जनवरी को पैदा हुए इस बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को बच्चा लगातार रो रहा था, जिससे परेशान होकर अटेंडेंट ने पहले तो उसे उल्टा पलट दिया ताकि उसके रोने की आवाज़ कम आए, और फिर भी बच्चे का रोना जब कम नहीं हुआ तो बजाय कि उसकी तकलीफ जानने की कोशिश करने अटेंडेंट ने उसका पैर मोड़ दिया। बाद में जब हॉस्पिटल ने बच्चे को देहरादून रेफर कर दिया तब बच्चे के माता पिता को पता चला कि उनके बच्चे का पैर टूटा हुआ है। वापस जाकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मांग की और फिर जॉइंट मजिस्ट्रेट की पहल पर यह फुटेज सामने आया। ये घटना हर माता पिता के जहन में ये सवाल छोड़ती है कि आखिर उनके नौनिहाल कहाँ सुरक्षित हैं। अगर आईसीयू जैसी जगह पर भी उनकी जान को खतरा है तो वो किस पर यकीन करें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन। चीन के एक मसाज पार्लर में आग लगने से हड़कंप मच गया।
इस हादसे में 18 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में एक मसाज पार्लर में आग से हाहाकार मच गया। तेजोऊ सिटी के मसाज पार्लर में लगी आग की लपटें इतनी भीषण थी कि इन पर काबू पाने में फायर फाइटर्स को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जुक्सी टैंग पार्लर की खिड़कियों से कर्मचारियों को कूदते हुए देखा गया। खबर है कि जिस वक्त इमारत में आग लगी उस दौरान वहां 20 से 25 लोग मौजूद थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आग लगने की वजह से पार्लर के बाहर खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ शीरीन, न्यूज़ नेशन।